हेलो प्यारे बच्चों, साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों। हम पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री के 5वें पार्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाई क्यूज को लेकर मिशन मेरिट 2023 के इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने पेश है बोर्ड एग्जाम 2012 का ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का नाम लीजिए। केवल नाम लिखना है। तो हम यहाँ से आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। किसका नाम देना है? जी मित्रों, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। उत्तर भी इसी प्रकार लिखने हैं जैसा मैं यहाँ आपके लिए लिखता हूँ। नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त एक सिल्वर सॉल। जी मित्रों, नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त एक सिल्वर सॉल का नाम लिखना है। तो हमारे पास आंसर है आर्जीरोल। आप दूसरा भी दे सकते हैं जो है प्रोटार्जीरोल। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है और जो आपको एक नंबर दिलवा देगा। एक जियोलाइट जो एथिल अल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है। जियोलाइट, जी मित्रों, यह होता है आपके ZSM5। ये एथिल अल्कोहल को गैसोलीन में बदल देता है। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2012 का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये आना चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन या एक का नाम पूछा है, सॉल्व केवल एक सॉल्व का नाम पूछा है, हमने दो बताए, आप किसी दो में से एक का लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, स्क्रीन पर आपके ये अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। पेप्टीकरण या पेप्टन, और दूसरा है साबुन की शोधन क्रियाविधि। लीजिए मित्रों, हल करते हैं पहला पोर्शन। मित्रों, केमिस्ट्री का प्रश्न बोर्ड पैटर्न और ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपके सामने जब आता है तो प्रश्न इसी रूपरेखा में, इसी पैटर्न में आते हैं। एक प्रश्न के कई खंड होते हैं और हर खंड का हमें राइट आंसर अलग अलग लिखना होता है। अ है तो उसका अ के आगे आंसर लिखें, ब है तो ब के आगे, सी है तो सी के आगे, नंबर 1 है तो नंबर 1 के आगे, क है तो क के आगे। क्लियर? इतना आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे समझदार और अनुशासित बच्चे हैं। तो पेप्टन या पेप्टीकरण क्या है? मित्रों, पेप्टन या पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अवक्षेप को उचित विद्युत अपघटय में मिलाकर कोलाइडी विलयन या सॉल में बदला जाता है। किसी ताजा बने अवक्षेप को उचित विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी सॉल में बदलना, कोलाइडी सॉल कहें या विलयन कहें, में बदलना, परिवर्तित करना, रूपांतरित करना पेप्टन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टन कहलाता है। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। बाय द वे, इसका एग्जाम्पल पूछ ले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को, ठीक है मित्रों, किस में मिलाएं? विद्युत अपघटय फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को यदि हम फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन में मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन में, ये हमारे पास विलायक है, ये हमारे पास पेप्टिक कारक है, पेप्टिक कारक या पेप्टिक कर्मक है, मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के जो बड़े आकार के कण हैं वो अपनी सरफेस पर फेरिक आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण अवक्षेप के कणों पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और समान आवेश के कारण कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड और Fe3+ का क्या बन जाता है? कोलाइडी सॉल बन जाता है। मित्रों, इस घटनाक्रम को पेप्टन कहते हैं। ये प्रक्रिया, ये प्रविधि, ये क्रियाक्रम है, वो क्या कहलाता है? पेप्टन या पेप्टीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? पोर्शन ब हल करते हैं। पोर्शन ब पोर्शन क्या है मित्रों? पहले उसको समझ लेते हैं। ब पोर्शन है हमारे पास साबुन की शोधन क्रियाविधि। ठीक है मित्रों, तो ये रहा हमारे पास साबुन की शोधन क्रियाविधि। पहले लिखेंगे ब, और प्रश्न क्या पूछा है? साबुन की शोधन क्रियाविधि। हम सब लोग यानी आप और मैं जो केमिस्ट्री जानते हैं वो ये इत्तेफाक रखते हैं कि साबुन गंदी सतह को साफ करता है, क्योंकि यह शोधन कर्मक है, शोधन अभिक्रमक है। कैसे करता है, ये बात जानने की है कि किस प्रकार साबुन
पायसीकरण की क्रिया द्वारा शोधन करता है। तो प्यारे मित्रों, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साबुन को जब मैली, गंदी या चिकनाई युक्त सतह पर, चिकनाई युक्त सतह, चाहे वो त्वचा है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो बर्तन, धातु या उपकरण किसी वस्तु की है, सतह पर जल की उपस्थिति में प्रयुक्त करते हैं, जल की उपस्थिति में रगड़ते हैं, लगाते हैं या प्रयुक्त करते हैं। तो साबुन का, मित्रों आप लोग जानते हैं कि साबुन इस प्रकार का एक पृष्ठ सक्रिय कारक अणु होता है जिसका ये वाला भाग जल वीरागी होता है जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये वाला ध्रुवीय भाग है ये जल रागी होता है। ये आप जानते हो, ये मेरा रफ वर्क है, आंसर इधर है। प्रयुक्त करते हैं तो साबुन का जल वीरागी भाग, जल प्रतिकृषि भाग वसा, तेल या मैल से बंध जाता है या जुड़ जाता है, बंध जाता है, जबकि जल रागी भाग, जल रागी भाग जल के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर हुआ? इस प्रक्रिया में साबुन एक निश्चित सांद्रता पर, एक निश्चित सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं CMC, यहां जिक्र करना भी जरूरी है, पर मिसेल जो एक कोलाइडी कण है, मिसेल क्या है? एक कोलाइडी कण है, का निर्माण करता है, का निर्माण कर देता है, जिससे मैल, गंदगी का जल में पायस बन जाता है, पायस बन जाता है। अब अधिक जल प्रयुक्त करने पर, अधिक जल यानी जल की मात्रा अधिक प्रयुक्त करते हैं, या हम कोष्टक में लिख सकते हैं खंगालते हैं, वस्तु को, कपड़े को खंगालते हैं, तो मिसेल जल के साथ बह जाते हैं और कपड़े, बर्तन या चमड़ी की सतह को छोड़ देते हैं, वो त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और इस प्रकार मैली सतह स्वच्छ या साफ हो जाती है, स्वच्छ या साफ हो जाती है। ये मित्रों परफेक्ट आंसर है। ये आंसर उन बच्चों से भी ज़्यादा परफेक्ट है जो मेरिट में फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं। बड़ा जोरदार ढंग से लिखा है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लीजिए चलते हैं अगले भाग पर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है, समझाइए। बहुत सरल सी बात है। भौतिक अधिशोषण या मित्रों बात यूं कर रहे हैं कि गैस ठोस की सतह पर अधिशोषित होती है और वैन डर वाल्स बल द्वारा जुड़ती है, रासायनिक बंध बनाती है, तो वह रसा अवशोषण या रासायनिक अधिशोषण होता है। हम बात करें भौतिक अधिशोषण की। ठीक है, तो ठोस की सतह पर गैस का वैन डर वाल्स दुर्बल बलों द्वारा जुड़ना भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये दुर्बल वैन डर वाल्स बल कणों की गतिज ऊर्जा में या गतिशीलता में कंपन में वृद्धि के कारण दुर्बल बंध टूट जाता है और गैस अधिशोषित सतह से
या अधिशोषक की सतह से स्वतंत्र हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है, विशोषित हो जाती है। ठीक मित्रों, ये बात करते हैं। हम जानते हैं कि ये गैस, ये प्लस ठोस, और साम्य अवस्था में ठोस की सतह पर गैस अधिशोषित हो जाती है। क्या होता है मित्रों? ठोस की सतह पर गैस अधिशोषित हो जाती है, ठोस ऑब्लिक गैस अधिशोषित हो जाती है, और प्लस इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, जब हम ताप बढ़ाते हैं मित्रों, बड़ी जोरदार बात लिखी मैंने यहाँ, गैस जब ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है तो ठोस और गैस के अणुओं के मध्य अधिशोषण के दौरान जो दुर्बल बंध व्युत्पन्न होता है, उस बंध के बनने से ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा क्या हो रही है? मुक्त होती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण की ऊष्माक्षेपी प्रकृति के कारण ला-सातल्य के नियमानुसार, ला-सातल्य के नियमानुसार अधिशोषण की मात्रा घटती है। कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण की मात्रा घटती है। प्रश्न का आंसर आ गया, ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण कम होता है। क्यों? इस कारण से होता है। दूसरी एक बात और है, साथ ही ताप बढ़ाने से गैस अणुओं की गतिशीलता बढ़ती है, अतः गैस विशोषित होने लगती है, विशोषित होने लगती है। प्यारे मित्रों ध्यान देना, आपको इतना सा आंसर मिल सकता है किसी आपके गाइडेंस वाली बुक में, पासबुक में, या कोई सीरीज वीरीज में, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है, इसलिए गर्म करने पर ला-सातल्य के नियमानुसार साम्य विपरीत दिशा में अग्रसर होता है और गैस अधिशोषक की सतह से विशोषित होती है, मुक्त होने लगती है। दूसरी बात, ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिशीलता भी बढ़ती है, कंपन बढ़ते हैं, उस वजह से भी गैस अधिशोषक की सतह से ठोस की सतह से मुक्त हो जाती। दोनों कारक लिखें, बड़ा अच्छा रहेगा अगली बात करने। ये राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2012 का प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न के लिए। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है? कहीं नहीं जाता, पर्यटन करने के लिए नहीं जाता है। तो कहाँ जाता है? अंडा यानी एल्बुमिन प्रोटीन है और उसमें उपस्थित जल है, वो एल्बुमिन प्रोटीन जल में घुलित रूप में एक कोलाइडिसॉल के रूप में प्रेजेंट रहता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? कोलाइड का स्कंदन हो जाता है और जल के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो अंडे का जल है वो प्रोटीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आंसर लिखता हूं मैं, गर्म करने पर अंडे के प्रोटीन का स्कंदन, सही नहीं लिखा है, दिख रहा है आपको तो मैं दोबारा लिख देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्कंदन हो जाता है तब प्रोटीन के अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर उसे अवशोषित कर लेते हैं। अतः जल गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है मित्रों, तो जल कहां गया? स्कंदित होने वाले प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में काम आ गया। जल वाष्प नहीं बना, भाप बनकर उड़ा नहीं। ठीक है मित्रों, चलते हैं
अगले प्रश्न के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लिखिए। प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान देना, इस प्रकार का प्रश्न आए तो सीधा आपको पेपर के अपने कागज के दो भाग करने हैं, ऐसे कॉपी के पृष्ठ के। एक तरफ लिखना है भौतिक अधिशोषण, ध्यान देना, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। हाँ, तो ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो आपके मित्र द्वारा बताया जा रहा है। रासायनिक अधिशोषण, ध्यान देना। दो अंतर लिखने हैं। कितने अंतर? सिर्फ दो लिखने हैं, तो हमारे को दो ही लिखने हैं, हमारे को 3 4 नहीं बताना है, कि हमें दो बताना है। ठीक है ना? पहला, इसमें यानी भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? 1 नंबर, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अब बातें आप लिखोगे, प्रबल रासायनिक बंध, आयनिक बंध हो सकता है, सहसंयोजक बंध हो सकता है। रासायनिक बंध कोष्टक में आप लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, आयनिक अथवा सहसंयोजक बंध उपस्थित होते। ठीक है मित्रों, बढ़िया वाला एक अंतर हो गया। अब दूसरे वाला अंतर हमारे को लिखना है। वो क्या है? वो ये है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण प्रकृति में कैसा होता है? उत्क्रमणीय। दूसरे वाले में लिखना है रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि वहां रासायनिक बंध बन जाता है, इसलिए उत्क्रमणीयता की संभावना नहीं है। बस इतना सा लिखना है। वेरी इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, आनंददायक लगना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम 2013, 2018 और सप्लीमेंट्री 2013 3 बार पूछा गया है। तो आपको इत्मीनान के साथ भरोसा कर लेना चाहिए मेरे ऊपर कि हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम में 100% गुंजाइश रखता है आने की। फिर मत कहना सर आपने हमारे को पेपर बताया नहीं। मैं पेपर बता रहा हूँ, पेपर नहीं बता रहा हूँ, प्रश्न बता रहा हूँ, जो प्रश्न पर पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र बनाइए। ब्लूप्रिंट डिस्कशन के दौरान मैंने आपसे यह वादा किया था, आपको कहा था कि एक चित्र इस पार्ट से आना चाहिए, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन इस पार्ट से, सरफेस केमिस्ट्री से, पृष्ठीय रसायन से आपके पेपर में आना ही पड़ेगा। तो आज से याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए चोटी में। विद्युत अपोहन में क्या करते हैं मित्रों? हम एक अपोहक झिल्ली लेते हैं और उसे मैं कोलाइडी सॉल भरकर, क्या भरकर मित्रों? कोलाइडी सॉल भरकर इस तरह से एक उपकरण में लटका देते हैं जिसमें जल लिया हुआ है। जिसमें क्या लिया है मित्रों? जल लिया हुआ है। इसमें यहां से जल प्रवाहित होता है, अंदर घुसता है और ऊपर वाले भाग से यहां से बाहर निकलता है, इधर से आउट और इधर से इन। क्या? जल। अब यहां पर इलेक्ट्रोड, क्या? 2 इलेक्ट्रोड, एक धन ध्रुव या धन इलेक्ट्रोड और एक ऋण इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो सूक्ष्म अशुद्धियां हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ये कोलाइडी सॉल है, तो हम यहां लिखते हैं ये कोलाइडी सॉल में से अपोहन की क्रिया द्वारा विद्युत आकर्षण बल के प्रभाव में तुरंत कोलाइडी सॉल से, विलयन से बाहर निकल जाती है और ये विद्युत अपोहन कहलाता है। विद्युत की उपस्थिति में अपोहन की प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं और इस प्रकार हो जाता है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रही? ये वाला है, इसको हम कहते हैं कैथोड, ये तो आप सब लोग जानते हैं, और ये हमारा
एनोड, और ये ऋणावेश रसुदियां एनोड की तरफ और धनावेश रसुदियां कैथोड की तरफ विद्युत के प्रभाव में प्रवाहित होने लगती है। खैर, हमारे को डायग्राम पूछा है, ये नामांकित डायग्राम हमारे पास हो गया। ठीक है मित्रों, अब आप में से कईयों के मन में आया कि इसका नाम आपने लिखा नहीं, मैं अभी लिख देता हूं। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसका नाम क्या है? अपोहक झिल्ली। क्या है? अपोहक झिल्ली। ऐसा छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अपोहक झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द्रवरागी और द्रववीरागी कोलाइडों में दो अंतर बताइए। ठीक, बोर्ड एग्जाम 2020, सप्लीमेंट्री 2013 में पूछा गया 2 बार, तो तीसरी बार भी चांस बनता है। यीस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम दीजिए जिनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी, इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। बोर्ड एग्जाम 2013 के प्रश्न। चलिए मित्रों, पहले हम इस प्रश्न के अ पार्ट को सॉल्व करते हैं। और अ पार्ट हमारा क्या है? अ पार्ट है हमारा द्रवरागी और द्रववीरागी सॉल्व में या कोलाइड में 2 अंतर। ठीक है, तो अंतर लिखने के लिए जैसा मैंने पहले कहा, वैसे पेज के लेफ्ट पार्ट में जो पहले लिखा है द्रवरागी, तो द्रवरागी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्रव, सब सल्ट गया। ठीक, जो पहले लिखा है वो हम पहले लिखेंगे द्रवरागी, और दूसरे पोर्शन में हम लिखेंगे द्रववीरागी। आगे क्या है? कोलाइड है तो कोलाइड लिख देंगे। ठीक है मित्रों, अब हमारा पहला अंतर, पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे? द्रवरागी कोलाइडों में लिखेंगे इनमें विद्युत अपघटे कम मात्रा में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता। खैर, हमें मतलब नहीं है, द्रवरागी का मतलब है ठोस को द्रव में मिलाने, ठीक है, या हम कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने मात्र से आसानी से, बिना किसी भौतिक या रासायनिक विधि से द्रववीरागी कोलाइड बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। समझे मित्रों? ठोस को द्रव में मिलाने से आसानी से द्रवरागी द्रवरागी कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहां क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाने मात्र से द्रववीरागी कोलाइड नहीं बनते हैं, इन्हें विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। इन्हें विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, यह लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे आप, दूसरा अंतर लिखेंगे, ये स्थायी कोलाइड या सॉल होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। क्योंकि कुल 10 अंतर है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं तीसरा एक और सुझाव देता हूं, ये वैद्युत कण संचलन कठिनाई से या कह दूं नहीं दर्शाते, और ये दर्शाते हैं इस तरह से। अब इन 3 में से 1, 2, 3 में से आपको कोई 1, 2 छांट कर ठीक लगे, याद रहे, वो लिखना है। दूसरा है यीस्ट में उपस्थित एंजाइमों के नाम दीजिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। तो पहला हमारा
शर्करा का नंबर 1, ब में नंबर 1, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन। ये एक अभिक्रिया है जिसमें C12H22O11 जलापीड़ित होता है इनवर्टेज। जी मित्रों, इनवर्टेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है, और इससे बनता है C6H12O6 एंड देन C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोस है, और ये हमारा फ्रक्टोस है, और ये हमारा सुक्रोस है। मित्रों, सूत्र और नाम दोनों आवश्यक है। एंजाइम का नाम मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आपके पास कलर्ड पेन हो तो उससे भी लिखा जा सकता है। एक क्रिया ये होगी। दूसरे वाली क्रिया के लिए नंबर 2 लगाएंगे। मित्रों ध्यान देना, ये मैंने नंबर 1 लगाया, आप भी लगाएंगे, परीक्षा में आप भी लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, हम किण्वन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किण्वन। तो C6H12O6, और अब इसके ऊपर उस एंजाइम का नाम लिखेंगे जो इसका करता है किण्वन और बनाता है C2H5OH और CO2 प्लस ऊष्मा या ऊर्जा। देख लीजिए, ये आपके लिए क्या हो गया, हल करने के संतुलित करने के लिए यहाँ 2CO2, 2 ये हो गए, और 2 ये 4 यहाँ और कर 2 ये 6 हो गए। इस तरह से हो जाता है। अब पूछा क्या है, यीस्ट में उपस्थित 2 एंजाइम। तो पहला एंजाइम इसको लाल रंग प्रदान कर देते हैं, इसको लाल रंग प्रदान कर देते हैं। पहला एंजाइम इनवर्टेज और दूसरा एंजाइम जाइमेज। ठीक है मित्रों, ये दोनों नाम आपको इंडिकेट करने बताने हैं, क्योंकि ये मैंने समीकरण इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दिया है अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। हो गया। वंस अगेन, द्रवरागी और द्रवविरागी में अंतर उधर लिख दिया, और यीस्ट में उपस्थित 2 एंजाइम इनवर्टेज और जाइमेज, और समीकरण सहित लिख दिए। कब आया है? बोर्ड एग्जाम 2020 में, 2013 में। आगे बढ़े, अनुमति। चलिए, ये रहा प्रश्न 8वां। सोने का कोलाइडोसॉल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सोने का कोलाइडोसॉल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सोच लीजिए आप, ब्रीडिंग आर्क विधि है। हल करते हैं। ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा सोने का या स्वर्ण का कोलाइडोसॉल बनाया जाता है। कोलाइडोसॉल बनाया जाता है। मित्रों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लिखने में समय ज़्यादा जा रहा है आपका, तो मैं बोल देता हूँ, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा। ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा सोने का, प्लेटिनम का, चांदी का या तांबे का सॉल बनाया जाता है। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम एक बड़ा पात्र लेते हैं, चित्र सहित वर्णन करना है, मैं चित्र बनाता रहूँगा, वर्णन बोलता रहूँगा। उसके अंदर एक छोटा पात्र इस प्रकार रखते हैं, इन दोनों के बीच में शीतलन के लिए बर्फ के टुकड़े, बर्फ भर दी जाती है, आइस क्यूब भर दिए जाते हैं इस प्रकार। ठीक है मित्रों, अब इसमें जिसका हमें सॉल बनाना है, यहाँ किसका सॉल बनाना है? स्वर्ण का। किसका? गोल्ड का। तो हम 2 इलेक्ट्रोड देते हैं स्वर्ण के। किसके इलेक्ट्रोड देते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड स्वर्ण के लेते हैं, और इन्हें उच्च वोल्टता, उच्च विभव वाले विद्युत धारा वाले तार से जोड़ देते हैं, उच्च वोल्टता प्रदान करने के लिए। मैं यहाँ क्या लिखूंगा मित्रों, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ लिखूंगा AU इलेक्ट्रोड। ये स्वर्ण इलेक्ट्रोड है। ये क्या है मित्रों? स्वर्ण इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ क्या होगा, जब उच्च वोल्टता वाली धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर इस तरह से, आपको भी एग्जाम में ऐसा करना चाहिए, स्पार्क या आर्क उत्पन्न होगा। क्या होगा? स्पार्क या आर्क उत्पन्न होगा। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड युक्त जलीय विलयन में सारा कार्यक्रम या क्रिया विधि संपन्न कराई जाती है। उच्च विभव और आर्क, उच्च ताप उत्पन्न होने के कारण सोना या वाष्पित हो जाता है, और सोने के वाष्पित होने वाले कण, वाष्प के कण ठंडे जल में, शीतल जल में कोलाइडी आकार के कणों में तब्दील हो जाते हैं, और जिससे स्वर्ण का द्रव विरागी कोलाइडोसॉल बन जाता है। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार
इस सॉल्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह आपकी विधि पूरी होगी। ठीक है मित्रों, पहला कंसेप्ट क्लियर। अथवा में दूसरा प्रश्न आया है, ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो बना दिया हमने 2013 में। अब नामांकन करना बाकी है, तो हम यहां लिखेंगे बर्फ, कोई कंजूसी नहीं, सीधा लिख दिया। यहां हमने लिख दिया आर्क, यहां हमने लिख दिया जल प्लस KOH। ये नामांकन पूरा हो गया। ठीक है मित्रों, कोई संशय, समस्या, टंटा नहीं? ठीक है ना। आप यहां चाहे तो परीक्षेपण माध्यम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जल लिख दिया इसलिए कुछ जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ब पोर्शन की ओर। सॉल जेल में क्या अंतर है? मित्रों बहुत सरल अंतर है, आपको ऐसे याद रखना है। सॉलिड इन लिक्विड, यानी द्रव का ठोस में बना हुआ कोलाइडी विलयन सॉल कहलाता है, और जेल लिक्विड इन सॉलिड, क्या कहूं मैं, ये कहूं द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है। ठीक है मित्रों, उदाहरण हमारे से पूछा नहीं, उदाहरण हमारे को बताना नहीं। दोबारा बोलता हूं, सॉल क्या है? द्रव में ठोस कोलाइडी विलयन है। जेल क्या है? ठोस में द्रव कोलाइडी विलयन है। पोर्शन स हल करते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं? समझाइए, बोर्ड एग्जाम 2013 का प्रश्न है। स्कंदन किसे कहते हैं? समझाइए। बहुत सिंपल बात है, यहां लिख देता हूं। किसी सॉल या कोलाइडी विलयन कह दूं का अवक्षेप में बदलना, किसमें? अवक्षेप में बदलना स्कंदन कहलाता है। अब समझाइए, समझाइए के लिए मित्रों ऐसा करते हैं कि कोलाइडी सॉल में विपरीत आवेश वाला कोई परिक्षेपण माध्यम, कोई विलायक या विद्युत अपघटय मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघटय, तो विपरीत आवेश वाला ऑटोमेटिक हो गया। किसी कोलाइडी सॉल या विलयन में विद्युत अपघटय मिलाया जाता है तो कोलाइडी कणों द्वारा विपरीत प्रकृति के आयनों का अपनी सतह पर अधिशोषण अधिक मात्रा में होने से कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो जाता है और वो गुरुत्व बल के प्रभाव में पेंदे में जम जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। ये हो गया स्कंदन, ये मैंने समझा दिया। आपको भी ऐसा ही समझाना है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2013 का प्रश्न था। अथवा में दूसरा प्रश्न आया, वैद्युत अपघटय की अतिरिक्त मात्रा की अशुद्धियां वाले कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। वैद्युत अपघटय की अतिरिक्त मात्रा की अशुद्धियां वाले कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2019, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018। आप यदि माने तो मैं आपको ले चलता हूं पीछे, जहां हमने ये प्रश्न कर लिया। ये रहा आपके सामने विद्युत अपोहन, इस प्रश्न का आंसर है, और ये हमारा नामांकित चित्र हो गया। ये विधि का नाम हो गया विद्युत अपोहन। चलें आगे, हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस कोलाइडी सॉल में विद्युत अपघटय की अतिरिक्त अक्षेष मात्रा होती है उसे अपोहक झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर लटका देते हैं एक जल प्रवाहित होने वाले पात्र में, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो अतिरिक्त विद्युत अपघटय की मात्रा वाले आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर स्कंदित, निक्षेपित या जम जाते हैं और हमारा कोलाइडी सॉल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला, एरोसोल और फोम में क्या अंतर है? बोर्ड एग्जाम 2014 का प्रश्न है। एरोसोल और फोम। प्यारे मित्रों, एरोसोल नाम से ही स्पष्ट है, द्रव पदार्थ के गैसीय परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन एरोसोल कहलाता है। क्या कहा? द्रव गैस में, क्या बोला मैं? द्रव गैस में, ये बोला मैं, द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन
सॉल होता है या कहलाता है, एक पोर्शन। दूसरे वाला पोर्शन फॉर्म। फॉर्म क्या होता है मित्रों? बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि फॉर्म क्या है। गैस का द्रव में, गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन, गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन फॉर्म कहलाता है। बात समझ में आ गई? द्रव का गैस में एरोसोल और गैस का द्रव में फॉर्म कहलाता। उल्टा, जैसे सॉल और जेल का रिलेशन था वैसा यहां सॉल में सॉलिड इन लिक्विड और जेल में लिक्विड इन सॉलिड। एरोसोल में एरोसोल, एरोसोल में एयर में द्रव है और फॉर्म में द्रव में एयर है। याद रख लेंगे, याद रख लेंगे, ठीक। ये लीजिए 9वां प्रश्न, वैद्युत कण संचलन को नामांकित चित्र सहित समझाइए। बोर्ड एग्जाम 2020, 2015 और सप्लीमेंट्री 2019, ठीक। ब प्रश्न है, एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। दूध किस प्रकार का एमल्सन है, समझाइए। ठीक, चलते हैं। पहला ऑप्शन हल करते हैं यहां से और हम लिखते हैं अ। फिर याद दिला रहा हूं मित्रों, हमारे इस पेपर में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक प्रश्न के कई खंड होते हैं। प्रत्येक खंड को उचित उत्तर के द्वारा सीक्वेंस में हल करना जरूरी है। कॉपी चेक करने वाला बहुत सावधान है, फिर भी गलतियां होने की गुंजाइश रहती है, मानवीय त्रुटि हो सकती है। इसलिए अलग अलग पोर्शन को अलग अलग हल करें, एक लाइन बीच में खाली छोड़ें, फिर दूसरा पोर्शन एक खाली छोड़ें, फिर तीसरा पोर्शन। अच्छे नंबर लाने के लिए बता रहा हूं। तो हमारा पहला है, वैद्युत कण संचलन को चित्र द्वारा समझाइए। प्यारे मित्रों, मेरा यहां यह मानना है कि आप यहां 2 चित्र बना लें। आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, मैं यहां कह रहा हूं आप यहां 2 चित्र बना लें, ठीक है। एक ये वाला, ठीक है, जिसमें ये हमने एक तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रोड लगा दिया और तार से जोड़ दिया। धारा प्रवाहित नहीं करी, अभी धारा प्रवाहित नहीं करी है। उससे पहले ये कोलाइडी, लाल वाला है वो कोलाइडी विलयन है, ठीक है। अब धारा प्रवाहित करने पर यानी वैद्युत कण संचलन के बाद सेकंड पोर्शन है वो आपके नंबर पूरे में से पूरे आए, मेरा ऐसा मानना और साथ में प्रयास भी करना है। ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, जो धनावेशित कण है वो यहां आ जाएंगे, वो यहां आ जाएंगे। मैं इसको यहां तक बता देता हूं। और जो ऋणावेशित कण है मित्रों वो इस तरफ आ जाएंगे, या यूं माने कि धनावेशित कण इधर आ गए और ऋणावेशित कण इधर आ गए। ये डायग्राम है, ये किसको दर्शाता है? वैद्युत कण संचलन को दर्शाता है। मेरे हिसाब से आपको आनंद आना चाहिए, है ना, बड़ा मजा आना चाहिए कि कैसे क्या होता है। यहाँ टोंटी लगी रहती है, इसको निकालने के लिए ये स्थिति है प्रारंभ में और ये स्थिति है बाद में, यानी वैद्युत कण संचलन के बाद और ये प्रारंभ में। आपको ऐसा उत्तर लिखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये लिखने की जरूरत नहीं कि ये सॉल है, ये कोलाइडी सॉल है, ये आवेशित सॉल है। कैसा है? आवेशित सॉल है। मैं यूं कह दूं कि ये द्रव वीरागी है तो भी कोई गलत नहीं, बहुत सही है। और ये इस तरह से इधर आ गया, वो ऋणावेशित प्रकृति के कण थे और इधर आ गए वो धनावेशित प्रकृति कण। ये आपको समझने के लिए हम हल करते हैं ब पोर्शन, हम हल करते हैं ब। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरण, सोचिएगा एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, ये आपको सोचना है। एंजाइम किसे कहते हैं ये नहीं पूछा है, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने या बदलने का प्रक्रम एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए।
एंजाइम द्वारा रासायनिक अभिक्रिया लिखता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एंजाइम हमारे शरीर में, बॉडी में, सजीवों में होते हैं, क्रिया को उत्पन्न करते हैं, इसलिए एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित यानी वेग घटाने या बढ़ाने करने का प्रक्रम एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। मेरा दावा है कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी सरल परिभाषा हो सकती है। एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का प्रक्रिया है वो एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक मित्रों, अब आप ही कहेंगे सर इसका उदाहरण पूछ लिए, उदाहरण दीजिए। तो हमारे पास ये उदाहरण, मित्रों ध्यान देना, खंड अलग अलग, सवाल अलग अलग, आंसर भी अलग अलग, इत्मीनान से। एंजाइम उत्प्रेरण, किसका उदाहरण लिख रहे हैं? एंजाइम उत्प्रेरण। तो हमारे पास ये पेश है C12H22O11 प्लस H2O, ये आपका रहा इनवर्टेज, ये C6H12O6 और ये C6H12O6, ठीक है ना। ये रहा एंजाइम उत्प्रेरण। पोर्शन अगला स, क्या है? दूध किस प्रकार का इमल्सन है? इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, ऑयल एंड वाटर एंड वाटर एंड ऑयल। वसा में तेल और तेल में वसा। तो बता सकते हैं दूध किस प्रकार का है? दूध जल में तेल, क्या बोला मैं? दूध कमा जल में तेल, जल में तेल मतलब ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर प्रकार का पायस है, ऑयल इन वाटर प्रकार का पायस है। पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूध में क्या होता है? प्रोटीन वसा है, वो पानी है, अंदर डूबी रहती है। अगला प्रश्न, जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड एवं आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट को मिश्रित करने पर क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। उत्प्रेरक की वर्णात्मकता किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए, दोनों को लिख लेते हैं अभी एक ही मिनट में। पहले हम करेंगे पोर्शन अ को सॉल्व, हल करेंगे। जल योजित फेरिक ऑक्साइड, मित्रों जल योजित फेरिक ऑक्साइड आप लोग जानते क्या होता है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये ऐसा एक धनावेशित सॉल है, धनावेशित सॉल होता है, जबकि आर्सेनियस सल्फाइड एक ऋणावेशित सॉल होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों? ऋणावेशित सॉल होता है। ध्यान देना, एक को मैंने बोला है धनावेशित, मैंने नहीं बोला होता है, एक को बोला है ऋणावेशित। दोनों को संयुक्त करने पर, दोनों को, या कौन सा शब्द है? मिश्रित करने पर। जो प्रश्न में, जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया वही देना उत्तर। दोनों को मिश्रित करने पर अपने विपरीत आवेशों के कारण एक दूसरे का वो कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन या स्कंदन कर देते, चला जा रहे, स्कंदन कर देते हैं। ओके, क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। अगली बात, उत्प्रेरक की वर्णात्मकता किसे कहते हैं? उत्प्रेरक की वर्णात्मकता, सेलेक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। उत्प्रेरक की वर्णात्मकता का मतलब ये है कि अभिकारक समान हो और उत्प्रेरक अलग अलग हो तो उत्पाद अलग अलग बनते हैं। लिखता हूं बेटा, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। उत्प्रेरक की वर्णात्मकता का अर्थ है समान अभिकर्मक
या अभिकारक अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, अलग अलग उत्पाद देते या बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना। उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता का अर्थ है कि भिन्न भिन्न उत्प्रेरक समान अभिकारकों के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी हो जाता है, तो ये लीजिए आपके पास है एग्जाम्पल। रेड गोज टू रेड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को निकल की उपस्थिति में क्रिया करवाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में करवाएं। तो यह हमारे पास ये बनता है, या हमारे पास ये बनता है, और यह हमारे पास ये बनता है। मित्रों ध्यान दे दे करके देख लेना, ध्यान दे दे करके देख लेना। निकल की प्रेजेंस में मेथेन और जल बनता है, इसकी प्रेजेंस में मेथेनॉल बनता है, और इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। मित्रों ध्यान देना, निकल की उपस्थिति में अलग उत्पाद, ऑक्साइडों की उपस्थिति में अलग उत्पाद, और कॉपर की उपस्थिति में अलग उत्पाद बन गया। यह है एंजाइम की वर्णनात्मकता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरा आपसे वादा 100% आएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है ऋण सॉल के स्कंदन हेतु सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम आयनों को उनके ऊर्णन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2016 और 2015। ध्यान देना बेटा, यहाँ एक तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, ऊर्णन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। ऊर्णन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम आप सब लोग जानते हैं, यहां लिखना हाल में, चूंकि ऊर्णन क्षमता समानुपाती होती है संयोजकता के। ओके, तो हमारे पास अब क्रम आ गया Na+, Ba2+ एंड देन Al3+। ये हमारा आंसर याद रख लेना। इसके लिए फिर ठोक देता हूं मैं 100%। ठोका नहीं, ये परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आपको लिखना है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं क्यों? क्योंकि एंजाइम सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उत्तर पूरा हो गया। बोर्ड एग्जाम 2015 का सवाल। क्या बोला? सवाल को दोबारा पढ़िए आप, जवाब आपको देना है अब, क्योंकि मैं दे चुका। क्या लिखेंगे? एंजाइम सजीवों की कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। ज्यादा झमेला है नहीं, लंबा सिंपल था, सलट गया। कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? बोर्ड एग्जाम 2016 का बहुत सरल प्रश्न है। हल लिखते हैं, या कच्चे आम को किस में रखा? सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर। ठीक मित्रों, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर बही परासरण होता है, जिससे कच्चा आम कहें या उसकी कोशी कहें से जल बाहर निकल जाता है, निकलने लगता है, और वह या उसकी सेल्स पिचक जाती है, सिकुड़ जाता है। आंसर हो गया, बात भी समझ आ गई। सांद्र लवणीय विलयन में रखते हैं
तो पिचक जाता है। सांद्र लवणीय विलयन में रखते हैं तो पिचक जाता है। मेरी बात और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? हाँ, सुनाई दे रही है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भौतिक अधिशोषण कौन से बलों के कारण उत्पन्न होता है? भौतिक अधिशोषण भौतिक बलों के कारण उत्पन्न होता है और उन बलों का नाम है दुर्बल वान डर वाल्स बल। कितना रोचक, सरल, सटीक सवाल। ठीक है, भौतिक अधिशोषण कौन से बलों के कारण होता है? दुर्बल वान डर वाल्स बलों के कारण, दुर्बल अंतर अणुक आकर्षण बलों के कारण, दुर्बल अंतर अणुक आकर्षण बलों के कारण। दोनों लिख दें तो क्या कहने, एक लिख दें तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण को समझाइए, इसके लिए आवश्यक फ्रेंडलिक समीकरण लिखिए। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। आप ऐसे आंसर कॉपी में लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और फिर क्या लिखेंगे वो मैं बोलूंगा, ठीक है ना? क्या बोलूंगा? ठोस पदार्थ विलयन में घुले हुए पदार्थों को यानी विलय को अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं। लिख देता हूं, ठोस पदार्थ विलयन में घुले पदार्थों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जिसे अधिशोषण कहते हैं। अब इसने क्या कहा? समझाइए। समझाइए का मतलब हमारे को उदाहरण देने पड़ेंगे। कैसे उदाहरण देंगे? नंबर 1 एग्जाम्पल, जब एसिटिक अम्ल के विलयन में, एसिटिक अम्ल के विलयन में सक्रिय चारकोल मिलाया जाता है, सक्रिय चारकोल मिलाते हैं तो अधिशोषण के कारण विलयन की सांद्रता घट जाती है। विलयन यानी एसिटिक अम्ल के विलयन की सांद्रता घट जाती है। एक एग्जाम्पल हो गया। लगे हाथ आप दूसरा भी ले लीजिए। वो दूसरा क्या है? दूसरा ये, शर्करा के अशुद्ध विलयन में, शर्करा के अशुद्ध यानी रंगीन विलयन में जानते हो चारकोल मिलाते हैं। ध्यान देना मित्रों, तुक्का नहीं ठोकना, ऐसे ही अड़ेलना नहीं है। जानते हो चारकोल मिलाते हैं तो अशुद्धियां हट जाती है, अशुद्धियां हट यानी अधिशोषित हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है और विलयन रंगहीन हो जाता है। विलयन रंगीन से रंगहीन हो जाता है। यह रहा आपका विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। ठीक है, इसके अलावा आप देना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लिटमस या रंग युक्त विलयन में जब हम चारकोल मिलाते हैं तो चारकोल उस रंग को सोख लेता है। मैथिलीन ब्लू के नीले विलयन में यदि चारकोल मिलाते हैं तो मैथिलीन ब्लू का जो रंग है वो चारकोल अधिशोषित कर देता है। क्लियर हुआ? अगली बात, अधिशोषण के लिए फ्राइंडलिक समीकरण, फ्राइंडलिक समीकरण हेडिंग लिखेंगे, फ्राइंडलिक समीकरण, और उसके बाद आंसर देना। मित्रों ध्यान देना, कॉपी चेक करने वाला चूके नहीं नंबर देने से, ठीक है ना? तो फ्राइंडलिक समीकरण हम लिखेंगे x बटे m बराबर, आपको याद है तो बोलो, नहीं तो मुझे तो लिखना ही, के सी 1/n। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यह मित्रों ये है विलयन प्रावस्था। क्या है? विलयन प्रावस्था के लिए फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी ये लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा, या यूं लिख सकते हैं log x बटे m बराबर 1/log c
प्लस लॉग की, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन काम इसे चल जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, शहर के एक फैक्ट्री को प्रदूषण बोर्ड प्रतिबंधित कर देता है। शहर की फैक्ट्री को प्रदूषण बोर्ड प्रतिबंधित कर देता है क्योंकि फैक्ट्री के स्वामी ने चिमनी पर कोष्ठ नहीं लगाया। कोष्ठ, इस कोष्ठ का नाम लिखिए जिसको फैक्ट्री स्वामी ने नहीं लगाया। कोष्ठ का नाम है कॉट्रेल अवक्षेपक, या आप बोलेंगे धूम्र अवक्षेपक। चिमनी के धुएं में निकलने वाले जो अशुद्धियां हैं या हानिकारक गैसें हैं या कार्बन के कण हैं, इनको ये आवेशित कणों को कॉट्रेल अवक्षेपक के इलेक्ट्रोड है वो अपने ऊपर बांध लेते हैं, स्कंदन हो जाता है, वो गैस के साथ विषैले पदार्थों के रूप में नहीं निकलते। सॉल के स्कंदन मान की परिभाषा दीजिए। दूसरा का अ, सॉल के स्कंदन मान की परिभाषा बहुत सरल है। सॉल के स्कंदन मान की किसी विद्युत अपघटे के न्यूनतम मिलीमोल की वह संख्या जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सके, स्कंदन मान कहलाता है। किसी विद्युत अपघटे के मिलीमोल में वह संख्या जो किसी सॉल को स्कंदित कर सके, 2 घंटे में स्कंदित कर सके, स्कंदन मान कहलाती है। निम्नलिखित आयनों को हो गया उनके स्कंदन मानों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्कंदन मान क्या क्या है मित्रों? यह है फॉस्फेट, सल्फेट और यह Cl-, ठीक है ना। तो इनको किस क्रम में रखना है? स्कंदन मान के बढ़ते क्रम में। ध्यान देना मित्रों, स्कंदन मान के बढ़ते क्रम या उन्नयन मान, स्कंदन मान बढ़ते क्रम में रखना है। इसका मतलब किसकी मात्रा ज्यादा चाहिए? तो हमें ज्यादा चाहिए क्लोराइड, उसके बाद सल्फेट और उसके बाद फॉस्फेट। जिसकी संयोजकता ज्यादा है उसकी मात्रा कम चाहिए, और जिसकी संयोजकता कम है उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। लिए चलता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। आपको अधिशोषण व अवशोषण में 2 अंतर 2018 में, अधिशोषण और अवशोषण में 2 अंतर। तो मित्रों यहां तो क्या बताना, अधिशोषण एक सतही घटना है। अधिशोषण केवल पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटना है, जबकि अवशोषण है वो स्थूल में संपूर्ण आयतन में होने वाली एक घटना है। ठीक है, अधिशोषण से पदार्थ की सांद्रता केवल सरफेस पर बढ़ती है, जबकि अवशोषण से पदार्थ की या अधिशोषक की सांद्रता, अधिशोष्य की सांद्रता संपूर्ण आयतन में बढ़ जाती है। 2 अंतर बोल दिए, एक पूछा है। अगला पोर्शन, अगला प्रश्न, पोर्शन नहीं, यह आपके सामने। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखिए। अपोहन, अपोहन का अर्थ बताना है। अपोहन का अर्थ है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली में से या जांतु झिल्ली में से अशुद्ध कोलाइडी विलयन या कोलाइडी विलयन को, अशुद्धियों को पृथक करने की प्रक्रिया, प्रक्रम को अपोहन कहते हैं। क्या बोला मित्रों में? कोलाइडी सॉल से, कोलाइडी सॉल में उपस्थित अशुद्धियां और घटे की अतिरिक्त मात्रा को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने का प्रक्रम अपोहन कहलाता है। कॉट्रेल अवक्षेपक, फैक्ट्रियों की चिमनी पर इलेक्ट्रोड युक्त उपकरण लगाया जाता है जो धुएं में आने वाले आवेशित कार्बन कणों को अवशोषित, अधिशोषित कर लेता है। न्यूट्रलाइज होकर वो कण वहां गिर जाते हैं। उस उपकरण को कॉट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉट्रेल अवक्षेपक। ठीक है मित्रों, बात करते हैं अगली। यहां टिप्पणी में आप चित्र भी बना सकते हैं। अपोहन के लिए आप अपोहन का चित्र बना लें और कॉट्रेल अवक्षेपक के लिए आप कॉट्रेल अवक्षेपक का चित्र बना सकते हैं।
ये निकलने वाली गैस, और यहाँ आप इलेक्ट्रोड लगा दें, लंबा लगाएं छोटा लगाएं आपकी मर्जी है। ये नीचे चिमनी है, नीचे से धुआं आता है, भले इधर से ले आए धुआं, और यहाँ से अशुद्धि रहित गैस, अशुद्धि रहित गैसें, और ये यहाँ पर कार्बन के कण गिर जाते हैं या चिपक जाते हैं, और ये आवेश युक्त इलेक्ट्रोड है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का डायग्राम है वो आपके कहलाता है कॉट्रेल अवक्षेपक। ठीक है, अगली बात, दिए गए उदाहरण को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले ऐसा एक पैटर्न हुआ करता था जिसमें प्रश्न ऐसे आते थे, कणों के आकार के आधार पर विलयन के 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड। कोलाइडों को प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल एवं कणों के आकार के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। कोलाइडी विलयन अनेक महत्वपूर्ण गुणधर्म दर्शाते हैं जिसके कारण कोलाइड दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, कोलाइड और वास्तविक विलयन में कोई 2 अंतर लिखिए। खोदा पार निकली चुईया 2018 के सप्लीमेंट्री बोर्ड में कैसे, बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया, इतना पूरा पृष्ठ लिखा, पैराग्राफ लिखा, कोलाइड विलयन और वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कोलाइडी, वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार छोटा होता है, कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति का होता है, कोलाइडी विलयन विसमांगी प्रकृति का होता है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोई 2 बताने थे हमने, कोई 3 बता दिए। बहुआण्विक, वृहद आणविक कोलाइड में क्या अंतर है, प्रति का एक उदाहरण दीजिए। जी मित्रों, तैयार हो जाइए। बहुआण्विक और वृहद आणविक कोलाइड में एक अंतर। बहुआण्विक, नाम स्पष्ट है, जब कोलाइडी कणों से छोटे आकार वाले कण आपस में मिलकर उचित परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में आपस में मिलकर कोलाइडी परास के कण बनाते हैं, तो इस प्रकार छोटे छोटे कणों के पुंजित होने से बना हुआ कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। क्या कहा मैंने, छोटे आकार वाले कणों के पुंजित होने से बने कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। वृहद अणु कोलाइड, कोलाइडी परास से बड़े आकार वाले कण विद्युत अपघटे की उपस्थिति में कोलाइडी परास या कोलाइडी आकार के कणों में अपघटित हो जाते हैं और कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। प्रत्येक का एक उदाहरण, बहुआण्विक कोलाइड के लिए सल्फर सॉल, स्वर्ण सॉल। सल्फर सॉल में सल्फर के लगभग 1000 अणु आपस में मिलकर के कोलाइडी परास का कण बनाते हैं, ऐसा ही सिल्वर सॉल में होता है। और वृहद आणविक कोलाइड में प्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट और हमारा साबुन नहीं, हट जा रे, प्रोटीन, सेलुलोज और कृत्रिम संश्लेषित में पॉलीथीन, नायलॉन, स्टार्च, प्राकृतिक भी, इस प्रकार के जो कण हैं जो आकार में बड़े होते हैं लेकिन क्रियाओं से या विद्युत अपघटे की उपस्थिति में, ये उचित विलायक की उपस्थिति में, ये उचित प्रक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी परास में टूटकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, ये कहलाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। छोटे आकार के होते हैं लेकिन आपस में मिलकर पुंज बनाकर, झुंड बनाकर कोलाइडी आकार धारण कर लेते हैं, तो बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ओके, लीजिए अगला प्रश्न। अधिशोषण से आप क्या समझते हो? अब कई बार समझा दिया, आप सब समझते हो, आप सब समझते हो। यह एक पृष्ठीय क्रिया है जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य भौतिक अंतराणुक दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा या रासायनिक आकर्षण बलों द्वारा बंध जाता है, जिससे अधिशोष्य की
अधिशोषक के पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रम को अधिशोषण कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। असंतुलित बलों की उपस्थिति में ऐसा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। कारण दीजिए। फिटकरी पीने के जल को शुद्ध करती है। ठीक है सा। एक ही पदार्थ के कोलाइड और क्रिस्टलाभ दोनों हो सकते हैं। हाँ। आकाश नीला दिखता है, क्यों? अलग अलग उत्तर देते हैं। फिटकरी पीने के जल को शुद्ध करती है। मित्रों ध्यान देना, फिटकरी पीने के जल को शुद्ध करती है। बताएंगे क्यों? बताऊं? जल में घुलित अशुद्धियां, जल में घुलित अशुद्धियां, आपको अलग अलग उत्तर लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं यहां, ठीक है ना। ऋणावेशित होती है। जल में घुलित अशुद्धियां ऋण आवेशित सॉल होती है या ऋण आवेशित होती है। फिटकरी में धनायन होते हैं, इसलिए सॉल पर धन आयनों के अधिशोषण से स्कंदन हो जाता है। किसका? अशुद्धियों का। समझ में? जल में घुलित अशुद्धियां ऋणावेशित सॉल के रूप में होती है। जब उनमें फिटकरी मिलाई जाती है तो फिटकरी के धन आयन अशुद्धियों पर अधिशोषित होकर उनका स्कंदन कर देते हैं और जल अशुद्धि रहित, स्वच्छ या पीने लायक बन जाता है। बोर्ड एग्जाम 2019। एक ही पदार्थ के कोलाइड और क्रिस्टलाभ। जी मित्रों, हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो ये चर्चा की थी कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है ये जल में तो क्रिस्टलाभ होता है और बेंजीन में कोलाइड होता है। हमारा जो साबुन है, दूसरा उदाहरण बोल रहा हूं, एल्कोहल में तो क्रिस्टलाभ होता है और जल में कोलाइड होता है। ठीक है। अगला, तो हमने उदाहरण ले लिया, एक NaCl का बोल दिया मित्रों और एक हमने बोल दिया साबुन का। कैसे बोला? NaCl के लिए बोला जल में क्रिस्टलाभ और बेंजीन में कोलाइड। बेंजीन में क्या होता है? कोलाइड। साबुन के लिए जल में कोलाइड और एल्कोहल में क्रिस्टलाभ। आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि वायुमंडल में धूल, जलवाष्प के कण कोलाइडी कणों के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और ये सूर्य से आने वाले प्रकाश का निश्चित तरंग दैर्घ्य का नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इस वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा लिखिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? ये तो हो गया रासायनिक अधिशोषण। मित्रों, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं? क्या आप उत्तर दे सकते हैं? यदि हाँ तो दे दीजिए और नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक क्रिया या रासायनिक बंधों के कारण अधिशोषित होते हैं तो ये प्रक्रम रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। वंस अगेन, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कण रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक आकर्षण बलों द्वारा अधिशोषित होते हैं तो अधिशोषण का यह प्रक्रम रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ओके। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? कोलाइडी कण जो वायुमंडल में धूल और कार्बन, धुआं और जलवाष्प के कण हैं वो कोलाइडी कणों के पराश के होते हैं और ये सूर्य से आने वाले प्रकाश में से नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, शेष को अवशोषित कर देते हैं, इसलिए नीला दिखाई देता है। ये रहा अगला प्रश्न। संगुणित कोलाइड को परिभाषित कीजिए। संगुणित कोलाइड मित्रों, वे पदार्थ जो विद्युत अपघटे की उपस्थिति में कोलाइडी व्यवहार नहीं दर्शाते हैं लेकिन एक निश्चित सांद्रता पर कोलाइडी प्रभाव दर्शाते हैं, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। ठीक बात रही? या यूं कह दूं, मैं यूं कह दूं, कैसे कह दूं? संगुणित कोलाइड के लिए
जो पदार्थ जल में, जलीय विलयन में विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं, विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं, तो किस में नहीं करते हैं, परंतु जो पदार्थ जलीय विलयन में, या जो काम का शब्द है वो है निम्न सांद्रता पर, जलीय विलयन में निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च या बोल दूं निश्चित सांद्रता पर, वो निश्चित सांद्रता कौन सी है, CMC, क्रांतिक मिश्रित सांद्रता पर कोलाइडी व्यवहार दर्शाते हैं। कोलाइडी व्यवहार आपको सर ठीक नहीं लगा तो यहां लिखता हूं अ। जलीय विलयन में निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघटय का व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता कितनी, CMC पर कोलाइडों की भांति व्यवहार करते हैं, कोलाइडों की भांति व्यवहार करते हैं, संगुणित या सहचारी कोलाइड कहलाते हैं, संगुणित या सहचारी कोलाइड। कई बच्चे कह रहे सर आप उत्तर क्यों लिखते, उत्तर हमारे को लिखना आता है। नहीं बेटा, मैं सही उत्तर कैसे लिखा जाता है ये प्रयास कर रहा हूं। निम्नलिखित प्रक्रमों के परीक्षण को समझाइए। आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है भैया, ब में आ जाते, आर्सेनिक सल्फाइड ये वाला, इसे मिला दें बेरियम क्लोराइड में तो ये आर्सेनियस सल्फाइड, और ये अधिशोषित कर लेता है बेरियम को और हो जाता है अवक्षेपण या स्कंदन। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझा दोगे कि नहीं। आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट में जब बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड का ऋण आवेशित सॉल्ट बेरियम धनायनों का अधिशोषण कर स्कंदित हो जाता है। निरावेशन के कारण, सॉल्ट के कणों के निरावेशन के कारण वो हो जाता है क्या, अवक्षेपण या स्कंदन हो जाता है। अगला पोर्शन, मिशेल का चित्र बनाइए। ये लीजिए, ये तेल मैल की बूंद और ये आपके जल के अंदर डूबे हुए साबुन के कण। मैं जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता हूं आपको भी डायग्राम फटाफट से बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है क्विक एंड करेक्ट। जल्दी और सही लिखने वाला बाजी मार जाता है, बाकी वालों की बाजी मर जाती है। ये मिसेल, ये क्या है, तेल मैल चिकनाई वसा गंदगी, और ये साबुन के कण है। इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर आपके रेड 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 डॉटेड है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, जल है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिक्षेपण विधि द्वारा प्लेटिनम का जल में कोलाइडी विलयन बनाने का वर्णन कीजिए। मित्रों, जो शुरुआती प्रश्न था स्वर्ण सॉल ब्रीडिंग आर्क विधि, ब्रीडिंग आर्क विधि, उसमें प्लेटिनम के स्थान पर यदि हम स्वर्ण के स्थान पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लें तो प्लेटिनम का सॉल बन जाएगा। चित्र बना देंगे, उपकरण का नाम की चित्र भी बनाइए, आप बना देंगे। यह रहा हमारे पास आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित
वो साचित्र समझाइए। क्या होता है जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गमन करता है? टिंडल प्रभाव दिखता है। ये एक डायग्राम बनाना है, चित्र द्वारा समझाना है। ये कोलाइडी विलयन है, इसमें से प्रकाश पुंज गुजरता है, तो इस तरह से एक टिंडल शंकु बनाता है। ये पीछे से प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इस टॉर्च में से आ रहा है, ये टॉर्च, और इसमें से आ रहा है ये प्रकाश पुंज। देखने वाला की आंख यहाँ है, लंबवत दिशा से देखते हैं तो यहाँ पर एक चमकीला शंकु दिखता है। क्या दिखता है? चमकीला शंकु, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। ये टिंडल प्रभाव हो गया डायग्राम। हमारा हो गया 1 नंबर। ये बोर्ड एग्जाम 2020, 2019, सप्लीमेंट्री 2019 में आया। टिंडल प्रभाव को नामक चित्र द्वारा समझाइए, समझा दिया। अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कुछ शब्द। जब एकवर्णी या श्वेत प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, संचरित करते हैं, और प्रकाश के गमन पथ को लंबवत दिशा से देखते हैं, अवलोकित करते हैं, तो प्रकाश का पारगमन पथ चमकीला दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखने का कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। कोलाइडी कणों का आकार बदलने के साथ प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलती है, जिससे रंग भी बदलता है। ठीक है ना? इस तरह से हमारा ये वाला पाठ कि जो प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, शायद वो सारे हो गए। आगे कोई प्रश्न ये बोलता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न और उनके आंसर और मेरा हल करने का जो अंदाज है आपको ठीक लगा होगा। अच्छे की तो नहीं कहता, ठीक लगा होगा। यदि हाँ ठीक लगा है तो आप अवश्य इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। कल फिर मिलता हूं आपके साथ अगले पाठ के PYQs। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में आने वाले सभी पाठों के प्रश्न उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशन में प्रेजेंट है और YouTube पर भी प्रसारित किए जा रहे हैं। जो जिन पाठों के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, आपको अवश्य मिलेंगे। तब तक अपने साथी MR चौधरी को दीजिए इजाजत और आप पढ़ते रहिए मंजिल की प्राप्ति तक। आपका दिन शुभ हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।